हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मूवी सीक्रेट रिकैप। फिस्ट्स ऑफ लेजेंड एक टेलीवाइज्ड मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट है जो पुराने लेजेंडरी स्ट्रीट फाइटर्स को अपने शो में इनवाइट करता है। ये मिडिल एज्ड मैन के बीच पुरानी हाई स्कूल राइवलरी को फिर से जगाते हैं और उन्हें आपस में लड़ने देते हैं। ज्यादातर आदमी प्राइज मनी के लिए ये ऑफर एक्सेप्ट करते हैं जो पहले राउंड के लिए $20,000 होती है। पहले वो एक प्रोफेशनल फाइटर के खिलाफ जाते हैं और जीतने के लिए रिंग में कम से कम 2 मिनट तक सर्वाइव करना होता है। फिर वो अपने पुराने नेमेसिस के खिलाफ प्राइज मनी के लिए लड़ते हैं। ये प्रोग्राम धीरे धीरे पॉपुलैरिटी में बढ़ रहा है क्योंकि फाइटर्स की बैक स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। मूवी की शुरुआत में एक यंग मैन अकेला 14 आदमियों से लड़ता है और उन्हें बहुत कम एफर्ट से हरा देता है। उसकी ब्रेवरी की कहानियां हर तरफ फैल जाती हैं और वो वन मैन के नाम से पॉपुलैरिटी गेन करता है। लेकिन ये 23 साल पहले की बात थी। करंटली वो वन मैन अपनी 40s में है और एक फ्राइड चिकन रेस्टोरेंट का ओनर है। वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है और इसलिए फिस्ट्स ऑफ लेजेंड शो में आया है ताकि कुछ पैसे कमा सके। पहले राउंड के लिए वो एक प्रोफेशनल फाइटर के खिलाफ जाता है। वो आदमी इतना आउट ऑफ शेप है कि वो फाइटर पर एक भी पंच लैंड नहीं कर पाता। पुराना वन मैन कुछ ही देर में पिट जाता है और बिना किसी प्राइज मनी के घर भेज दिया जाता है। दूसरा कंटेस्टेंट जब जवान था तो उसने गैंगस्टर्स के पूरे ग्रुप को हरा दिया था। वो वन मैन से बेहतर है लेकिन प्रोफेशनल फाइटर के खिलाफ 2 मिनट तक नहीं टिक पाता और उसके चेहरे पर एक पंच से नॉकआउट हो जाता है। तीसरा कंटेस्टेंट उन सब में सबसे टैलेंटेड है। वो 1.5 मिनट्स तक काफी अच्छा होल्ड अप करता है लेकिन आखिरी 30 सेकंड्स के लिए एक चोक होल्ड में फंस जाता है। व्यूअर्स अपनी सांसें रोककर उसका टैप आउट होने का इंतजार करते हैं लेकिन वो 2 मिनट्स खत्म होने तक स्टिल रहता है और दूसरे राउंड में प्रमोट हो जाता है। फिर वो अपने नेमेसिस के खिलाफ जाता है और एक इंटेंस मैच के बाद फाइनली प्राइज मनी विन करता है। नेक्स्ट सीन में हमें फिल्म के प्रोटैगनिस्ट लिम ड्योक्यू से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, एक 43 ईयर ओल्ड मैन जो एक नूडल रेस्टोरेंट का ओनर है। हाई स्कूल में वो एक बॉक्सर हुआ करता था, ओलंपिक्स जीतने का एम रखता था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से उसे अपना ड्रीम गिव अप करना पड़ा। क्योंकि वो भी एक स्ट्रीट फाइटर हुआ करता था, फिस्ट्स ऑफ लेजेंड की डायरेक्टर गू मिन उसे रिक्रूट करने की कोशिश कर रही है। वो उसके रेस्टोरेंट में एक कस्टमर के रूप में आती है और धीरे से अपने शो का टॉपिक छेड़ती है। ड्योक्यू को लड़ने में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन प्राइज मनी उसकी इंटरेस्ट पीक करती है। इस एनकाउंटर के बाद वो अपने इन-लॉज हाउस जाता है। ड्योक्यू की वाइफ कुछ साल पहले डाइड हो गई थी, उसे और उसकी टीनेज डॉटर सुबिन को अकेला छोड़कर। तब से सुबिन अपनी ग्रैंडमदर के साथ रहती है जो कभी कभी ड्योक्यू की रेस्टोरेंट में हेल्प करती है। ड्योक्यू नोटिस करता है कि सुबिन किसी बात पर सैड है। अगले दिन सुबह उसकी टीचर उसे हॉस्पिटल बुलाती है। पता चलता है कि सुबिन ने एक क्लासमेट को पेंसिल से स्टैब कर दिया था। ड्योक्यू टीचर के सामने घुटने टेक कर फॉरगिवनेस मांगता है और हॉस्पिटल बिल पे करने का प्रॉमिस करता है। फिर वो सुबिन को बताता है कि वो भी हाई स्कूल में एक बुली हुआ करता था और प्लेफुली एक्सप्लेन करता है कि लोगों को स्लैप या पंच करना स्टैब करने से बेहतर है। ड्योक्यू का बिजनेस आजकल अच्छा नहीं चल रहा है। उसे हॉस्पिटल बिल के लिए पैसे चाहिए तो वो फिस्ट्स ऑफ लेजेंड ज्वाइन करने का डिसाइड करता है। कहीं और डायरेक्टर गू मिन ड्योक्यू के पुराने फ्रेंड और फेलो स्ट्रीट फाइटर सैंग हुन को कॉल करती है। वो उसे शो में ड्योक्यू से लड़ने के लिए लाना चाहती है लेकिन वो ऑफर डिक्लाइन कर देता है। सैंग हुन एक बड़े कॉर्पोरेशन में मैनेजर के रूप में काम करता है जो उसके पुराने हाई स्कूल फ्रेंड जिन्हो द्वारा चलाया जाता है। जिन्हो वेल्थी और मीन है और उसे एक टॉय की तरह ट्रीट करता है। सालों से सैंग हुन ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट लूज कर दी है और सोचता है कि वो जिन्हो के हेंचमैन के रूप में जी रहा है। उसे ये अनफेयर लगता है क्योंकि जिन्हो को उसकी वेल्थ उसके फादर से मिली थी और उसे उसके लिए हार्ड वर्क नहीं करना पड़ा था। उस दिन जिन्हो एक वुमेन को पीटता है और वेटर्स की डिसरिस्पेक्ट करता है एज यूजुअल। सैंग हुन को एक बार फिर उसके लिए मेस क्लीन अप करना पड़ता है। अगले दिन ड्योक्यू फिस्ट्स ऑफ लेजेंड स्टूडियो आता है एक मैच में पार्टिसिपेट करने के लिए। क्योंकि वो पहले एक टैलेंटेड ट्रेंड बॉक्सर हुआ करता था, वो ज्यादातर मिडिल एज्ड फाइटर्स से बेहतर है जो शो में आते हैं। पहले कुछ सेकंड्स में उसे एक लोअर किक लगती है जो उसे रिट्रीट करने पर मजबूर करती है। जब उसका ओपोनेंट उसे अंडर एस्टिमेट करना शुरू करता है तो वो कई पंचेस थ्रो करता है और एक अपर कट से उसे नॉकआउट कर देता है। ऑडियंस और प्रोड्यूसर्स दोनों स्पीचलेस रह जाते हैं कि एक नॉर्मल मैन एक ट्रेंड प्रोफेशनल को हरा सकता है। अगले और फाइनल राउंड के लिए उसे अपने हाई स्कूल के एसोसिएट जय सॉक के खिलाफ लड़ने को कहा जाता है। क्योंकि प्रोड्यूसर्स जिन्हों को कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने के लिए कन्विंस नहीं कर पाए, उन्होंने ड्योक्यू के एक और फ्रेंड जय सॉक को चुना। वो एक फ्रेंडली लेकिन इंटेंस मैच में एक दूसरे के खिलाफ जाते हैं।
आखिर में विक्ट्री ड्योक्यू के हिस्से में आती है और वो $20,000 प्राइज मनी विन करता है। मैच के बाद गू मिन उसे दूसरे मैचेस में भी फीचर करना चाहती है, लेकिन ड्योक्यू कहता है कि उसे और पैसे नहीं चाहिए। वो और जैसॉक अपनी हाई स्कूल लाइफ के बारे में बात करते हैं और टूर्नामेंट के बाद कभी कॉफी पर मिलने का डिसाइड करते हैं, फिर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। एक फ्लैशबैक हमें वो वक्त दिखाता है जब ड्योक्यू हाई स्कूल में था। उसकी लाइफ में एक ही विश थी कि वो ओलंपिक्स में साउथ कोरिया रिप्रेजेंट करे। वो हर दिन घंटों प्रैक्टिस करता था अपना ड्रीम अचीव करने के लिए। एक दिन घर वापस जाते वक्त उसने देखा कि एक राइवल स्कूल के लड़के उसके जूनियर्स को पीट रहे थे। उन बुलीज में से एक जैसॉक था। ये पहली बार था जब वो दोनों मिले थे। ड्योक्यू ने उन सबको हरा दिया और अपने लोगों को बचाया। अगले दिन स्कूल में ये बात फैल गई और सैंगहून और जिन्हो को उसके बारे में पता चला। उन्होंने ड्योक्यू से अप्रोच किया और वो तीनों साथ हैंग आउट करना शुरू कर दिए। जैसॉक अभी भी हारने पर गुस्सा था, तो वो स्कूल आया ड्योक्यू को लेसन सिखाने, लेकिन सैंगहून ने उसे लड़ाया और भेज दिया। एक दिन ड्योक्यू, सैंगहून और जिन्हो एक पार्क में हैंग आउट कर रहे थे जब जिन्हो ने दूसरे दो से $200 के लिए लड़ने को कहा। जिन्हो एक स्पॉइल्ड रिच किड था जो सोचता था कि पैसा सब कुछ है। उसके फादर का इन्फ्लुएंस उसे लाइफ में किसी भी चीज से बचने में हेल्प करता था। जैसे ही वो बात कर रहे थे, जैसॉक एक बार फिर उनके पास आया और ड्योक्यू को ड्यूअल के लिए चैलेंज किया। ड्योक्यू ने उसे 2 बार पंच करने दिया और उसे ग्रुप में इनवाइट किया। इस तरह चारों का ग्रुप बना। उस दिन से वो इनसेपरेबल हो गए और अपने अपने स्कूल्स रूल करते थे। जिन्हो बड़ा होकर अपने फादर का बिजनेस इनहेरिट करता है, जबकि सैंगहून उसका सिर्फ मैनेजर बना रहता है जो उसके पीछे की मेस क्लीन अप करता है। जल्दी ही फिस्ट्स ऑफ लेजेंड एपिसोड टेलीविजन पर एयर होता है और ड्योक्यू की पॉपुलैरिटी स्काई रॉकेट करती है। उसका रेस्टोरेंट जो कभी खाली हुआ करता था, अब उसके बाहर कस्टमर्स की लाइन लगी रहती है। ड्योक्यू शो में वापस आने का प्लान नहीं करता, लेकिन उसकी मदर इन लॉ उसे रेस्टोरेंट की पॉपुलैरिटी मेंटेन करने के लिए जाने पर मजबूर करती है। अगले मैच में ड्योक्यू अपने ओपोनेंट को एक बार फिर नॉकआउट करता है। इस बार वो व्यूअर्स को अपनी स्पोर्ट्समैनशिप से इम्प्रेस करता है जब वो ओपोनेंट को उठाता है और उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। मैच के बाद उस शाम वो सुबिन के लिए एक टैबलेट खरीदता है ताकि वो उस पर ड्रॉ कर सके। वो ड्राइंग में बहुत अच्छी है, इसलिए ड्योक्यू उसके ड्रीम को सपोर्ट करना चाहता है एक आर्टिस्ट बनने के लिए। वो एक रेस्टोरेंट में है जब सुबिन के स्कूल के लड़कों का एक ग्रुप ड्योक्यू को रिकॉग्नाइज करता है। उन्हें देखकर सुबिन नर्वस हो जाती है और अगले कुछ वीक्स तक अपने टैबलेट से नजर नहीं हटाती। ड्योक्यू शो में गेस्ट बना रहता है और अनडिफीटेड रहता है। शो की पॉपुलैरिटी उसकी वजह से स्काई रॉकेट करती है, यहाँ तक कि उसके पुराने फ्रेंड सैंगहून और जैसॉक भी मैचेस देखते हैं और उसके लिए चीयर करते हैं। एक रात ड्योक्यू हाई स्कूल रियूनियन में जाता है और उसके स्कूल के जूनियर्स उसका वेलकम करते हैं। वो उसकी सक्सेस के लिए उसकी प्रेज करते हैं और उसे रियूनियन में वेलकम करते हैं। ड्योक्यू कॉन्वर्सेशन का सेंटर होता है। वो तो सबके मील के पैसे देने का ऑफर भी करता है, लेकिन कॉन्वर्सेशन की डायरेक्शन चेंज हो जाती है जब एक जूनियर उस पर बुलिंग का अक्यूज करता है और कहता है कि जब वो सिर्फ बच्चे थे तो उन्होंने उनकी लाइफ डिफिकल्ट बना दी थी। वो अभी तक नहीं भूला है कि ड्योक्यू और उसके ग्रुप उन्हें कैसे बुली और थ्रेटन करते थे। ड्योक्यू रियलाइज करता है कि वो उस वक्त एक ऑफुल पर्सन था। एक फ्लैशबैक हमें वो वक्त दिखाता है जब उसने पहली बार सैंगहून को कमजोरों को बुली करते हुए देखा था। ड्योक्यू रिटेलिएट करता है क्योंकि उसे ये बात पसंद नहीं थी कि वो उन लोगों से चोरी करते थे जो खुद को डिफेंड नहीं कर सकते थे। वो सैंगहून को इंसल्ट करता है और उसे एक लीच कहता है जो जिन्हो के पैसों पर जीता है। अगले दिन सुबह वो अपनी डिफरेंसेस फॉरगेट करते हैं और फिर से बात करते हैं। सैंगहून रिवील करता है कि उसे जिन्हो के पैसे यूज करना पसंद नहीं है। वो जिन्हो का फ्रेंड सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसके फादर उनकी फैमिली के ड्राइवर हैं, तो वो उनका इंडेटेड फील करता है। ड्योक्यू कॉन्वर्सेशन के बाद सैंगहून को बहुत बेहतर अंडरस्टैंड करता है। फिर आता है 1988 समर ओलंपिक्स के लिए सिलेक्शन डे। ग्रुप ड्योक्यू के लिए चीयर करता है जब वो अपने ओपोनेंट से एफिशिएंटली फाइट करता है और उसे नॉकआउट करता है, लेकिन रिजल्ट ओपोनेंट के फेवर में अनाउंस होता है। यहाँ तक कि ओपोनेंट के सपोर्टर्स भी अनफेयर रिजल्ट से सरप्राइज होते हैं। जब कोच रिटेलिएट करता है तो उसे बताया जाता है कि ड्योक्यू के पास कोरिया ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करने के लिए फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। ड्योक्यू इंसिडेंट के बाद हार्ट ब्रोकन हो जाता है। अपनी लाइफ का एक ही ड्रीम उससे दूर जाते हुए देखकर वो ड्रिंक करना और लोगों को बुली करना शुरू कर देता है। ये वो वक्त है जब वो उस आदमी को बुली करता है जो उसे रियूनियन के दौरान कॉल आउट करता है। ग्रुप गैंगस्टर्स के साथ फाइट्स में पड़ जाता है। वो इवेंचुअली वायलेंट टीनेजर्स में बदल जाते हैं जिन्हें अपने अलावा किसी की परवाह नहीं होती। ऐसी ही एक फाइट में पुलिस उन्हें पकड़ लेती है और प्रिजन में डाल देती है। प्रेजेंट में वापस डायरेक्टर गू मिन सैंगहून को अपने शो में ड्योक्यू से लड़ने के लिए आने के लिए कन्विंस करने की कोशिश नहीं छोड़ती, क्योंकि शो का प्रोड्यूसर जिन्हो का फ्रेंड है। वो अपनी अथॉरिटी यूज करता है हाई सैंगहून को वैसा करने के लिए जैसा वो कहता है।
वो यहाँ तक क्लेम करता है कि सांघून शो में ह्यूमिलिएटेड हो सकता है, लेकिन अगर ये उसकी कंपनी को हेल्प करता है तो ये वर्थ इट है। सांघून के पास ऑफर एक्सेप्ट करने के अलावा कोई चॉइस नहीं होता। अगले दिन देओक्यू रेस्टोरेंट में होता है जब उसकी डॉटर अंदर आती है बुलीज द्वारा पीटे जाने के बाद। जब पूछा जाता है कि उसके साथ किसने ऐसा किया तो वो कुछ नहीं कहती। बाद में उसकी एक क्लासमेट देओक्यू के पास आती है और उसे बताती है कि वो जानती है कल्प्रिट कौन है। वो उसे एक सेक्लूडेड एरिया में ले जाती है जहां सुबिन के स्कूल के बच्चों का एक बंच गैदर हुआ होता है। लड़की उन बुलीज में से एक निकलती है जिसने उसे बाकी ग्रुप तक लाने का टास्क लिया था। लड़के देओक्यू से लड़ना चाहते हैं और ऐसा करके फेमस होना चाहते हैं। देओक्यू किड्स से लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन फिर वो रिवील करते हैं कि सुबिन ने कभी किसी को नहीं मारा। वो एक शाय और टिमिड गर्ल है जिसे हर उस चीज के लिए ब्लेम किया जाता है जो दूसरे बच्चे गलत करते हैं। देओक्यू रियलाइज करता है कि इतने वक्त तक जब वो बुली होने का बोस्ट करता था, कोई और उसकी डॉटर के साथ वैसा ही कर रहा था। एक फिट ऑफ रेज में वो बच्चों से लड़ता है जब वो उस पर अटैक करते हैं और उन्हें बहुत कम एफर्ट से हरा देता है। घर वापस आकर देओक्यू अपनी डॉटर से उसे प्रोटेक्ट ना कर पाने के लिए अपोलोजाइज करता है और वो दोनों रिकंसाइल करते हैं। अगले दिन उसका मैच सांघून के खिलाफ है। डायरेक्टर्स एक्साइटेड हैं क्योंकि ये शो में अब तक के सबसे इंपॉर्टेंट मैचेस में से एक है। जैसे ही मैच स्टार्ट होता है ये एविडेंट है कि देओक्यू अपनी बेस्ट फॉर्म में नहीं है। वो अपने ज्यादातर अटैक्स मिस करता है और आखिर में नॉकड आउट हो जाता है। सांघून विंस, लेकिन देओक्यू को जानते हुए वो जानता है कि उसने जानबूझकर हारा। जब सांघून ऑफिस वापस आता है तो उसका वेलकम राउंड ऑफ अप्लॉज से होता है। जिन्हों उसकी विन से इम्प्रेस्ड है, लेकिन उसने ये भी रियलाइज किया है कि देओक्यू सिर्फ इसलिए हारा क्योंकि वो चाहता था। वो क्लेम करता है कि वो ये देखने के लिए डाइंग है कि सांघून अभी भी वैसा लड़ सकता है जैसा उसे एक टफर कंपटीशन दी जाए। फिर वो 3 आदमियों को बुलाता है उन्हें सांघून से लड़ने के लिए। सालों में पहली बार सांघून रिटेलिएट करता है और जिन्हों से ग्रो अप होने को कहता है। जब उसे फायर्ड होने की थ्रेटन किया जाता है तो वो क्लेम करता है कि वो क्विट कर रहा है और स्टॉर्म्स ऑफ। अब कोई सोर्स ऑफ इनकम ना होने की वजह से सांघून अपनी फैमिली के बारे में वरीड है। वो अपने बेटे को कॉल करता है और उसे कोई भी कॉलेज चूज करने को कहता है, बोस्टिंग के वो कितनी भी अमाउंट ऑफ ट्यूशन पे कर सकता है। कहीं और फिस्ट्स ऑफ लेजेंड हेडक्वार्टर्स में गू मिन शो की रेटिंग्स इंक्रीज करने के लिए एक आइडिया सजेस्ट करती है। वो प्रपोज करती है कि वो एक 8 प्लेयर नॉकआउट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करे जहां ऑडियंस उन प्लेयर्स के लिए वोट कर सके जिन्हें वो लड़ते हुए देखना चाहते हैं। ये आइडिया मैच ऑफ लेजेंड्स टूर्नामेंट के रूप में ब्रॉट टू लाइफ होता है और उसकी हेवीली एडवर्टाइज्ड की जाती है। टूर्नामेंट के लिए वो 8 फाइटर्स को ट्रेन करने का प्लान करते हैं। व्यूअर्स आइडिया लव करते हैं और शो रिलीज होने से पहले ही हिट हो जाता है। शुरू में देओक्यू टूर्नामेंट में गेट इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, लेकिन जब सुबिन उसे अपने ड्रीम गिव अप ना करने की रिक्वेस्ट करती है तो वो टेक पार्ट करने को अग्री करता है। वो ट्रेनिंग सेंटर जाता है जहां सांघून भी उसके साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। दोनों फ्रेंड्स रीयूनाइट होते हैं और टूर्नामेंट के बाद कॉफी पर मिलने का डिसाइड करते हैं। भले ही वो सालों बाद मिल रहे हैं, उनका रिलेशनशिप ज्यादा नहीं बदला है। एक फ्लैशबैक हमें वो वक्त दिखाता है जब चारों का ग्रुप एक सेल में था। जिन्हों के फादर के इन्फ्लुएंस की वजह से उसे तुरंत बेल मिल गई थी जैसे ही उन्हें अंदर भेजा गया था। बाकियों को एक पुलिसमैन ने अप्रोच किया जिसने उन्हें पैसे कमाने का एक नया रास्ता ऑफर किया। उसके ट्रू इंटेंशन से ऑब्लिवियस होकर वो उसके पीछे चले गए। बाहर एक गैंगस्टर जिसका नाम आन है उन्हें अपनी कार में बैठाता है और उन्हें एक बिल्डिंग में ले जाता है। वो फिर उन्हें एक लड़के को 3 बार स्टैब करने और कार में वापस आने को कहता है। अगर वो वैसा करते हैं जैसा कहा गया है तो उन्हें गैंग में ले लिया जाएगा और पैसे दिए जाएंगे। टीनेजर्स उस पर बिलीव करते हैं और बिल्डिंग में घुस जाते हैं। सांघून और देओक्यू कहते हैं कि ये गलत है और रिट्रीट करना चाहते हैं, लेकिन जैसक अंदर जाता है और आदमी को मार देता है। दूसरे 2 कार मिसिंग देखते हैं और रियलाइज करते हैं कि उन्हें सेटअप किया गया था। सांघून दौड़ जाता है जबकि देओक्यू जैसक की हेल्प करने जाता है, लेकिन आखिर में उसे भी दौड़ना पड़ता है ताकि वो पकड़ा ना जाए और जैसक अरेस्ट हो जाता है। वो प्रिजन में वक्त गुजारता है जबकि दूसरे लड़के अपनी लाइफ नॉर्मली जीते हैं। प्रेजेंट में वापस जैसक रात के बीच में देओक्यू से मिलने आता है और उसे एक रेस्टोरेंट में लाता है। वहाँ उसे एक बार फिर गैंगस्टर आन से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। पता चलता है कि प्रिजन से बाहर आने के बाद जैसक उसी शख्स के लिए काम करना शुरू कर दिया था जो उसकी इम्प्रिजनमेंट की वजह था। आन अब एक बेटिंग वेबसाइट का ओनर है और चाहता है कि देओक्यू सेमीफाइनल्स में लूज करे $2 लाख के लिए। पता चलता है कि जैसक भी टूर्नामेंट में टेक पार्ट कर रहा है और आन के लिए लूज करने को पहले ही अग्री कर चुका है। देओक्यू कुछ देर सोचता है और पैसे ले लेता है। बाहर जैसक क्लेम करता है कि वो देओक्यू से डिसअपॉइंटेड है डील एक्सेप्ट करने के लिए, भले ही उसने भी वैसा ही किया था। टूर्नामेंट के दिन ऑडिटोरियम लोगों की भीड़ से जैम पैक्ड है जो मैचेस के लिए एक्साइटेड हैं।
आन भी साइडलाइन से देखने वाले लोगों में शामिल है। बैक रूम में फाइटर्स तैयार हो रहे हैं। सुबिन दियोक्यू से मिलने आती है और उसे लक विश करती है। दियोक्यू भी सांगहुन और जैसक को उससे अपने अंकल्स के रूप में इंट्रोड्यूस कराता है। मैचेस फाइनली स्टार्ट होते हैं और तीनों फ्रेंड्स अपना बेस्ट देते हैं। शो की रेटिंग्स हर फाइट के साथ और ऊपर जाती हैं। सब कुछ अच्छा चलता है जब तक जैसक की टर्न नहीं आती टर्टल के लड़ने की। वो आदमी जिसे आन ने जीतने के लिए पैसे दिए थे। भले ही जैसक ने प्रॉमिस किया था कि उसे पहला चांस मिलते ही वो टैप आउट कर देगा, उसने ऐसा नहीं किया। उसके बजाय वो उस लड़के से अपनी पूरी ताकत से लड़ता है, यहाँ तक कि ऑडियंस को भी सरप्राइज करता है। दूसरे राउंड के लिए वो अटैक नहीं करता और केज के चारों तरफ दौड़ता है अपने अपोनेंट को डॉज करते हुए। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि टर्टल एग्जॉस्टेड हो जाए और जीतना आसान हो जाए थर्ड राउंड में। लेकिन वो लड़का फिर भी जैसक को एक चोक होल्ड में फंसाने में मैनेज करता है, जिसकी वजह से उसे टैप आउट करना पड़ता है। भले ही वो हारा, जैसक एक्सटैटिक है कि उसने अपना बेस्ट दिया। इसके बाद सांगहुन कई मैचेस विंस करता है और सेमीफाइनल तक पहुंचता है। एक इंटेंस मैच के बाद वो विंस करता है और फाइनल्स तक पहुंचता है, लेकिन इस प्रोसेस में उसके पैर में चोट लग जाती है। कमेंटेटर उससे पूछता है कि क्या वो आगे बढ़ सकता है और वो अफर्म करता है, लेकिन जब वो केज से बाहर निकलता है तो वो दर्द में ग्राउंड पर गिर जाता है। पैरामेडिक्स को बुलाया जाता है और उसके पैर पर बैंडेज किया जाता है, लेकिन वो अभी भी फाइनल्स में खेलने पर एडमेंट है। इसके बाद दियोक्यू सेमीफाइनल्स में टर्टल के खिलाफ जाता है और आन साइडलाइन से स्माइल करता है, सोचता है कि उसे पहले ही रिजल्ट पता है। मैच स्टार्ट होता है और रेटिंग्स इंस्टेंटली ऊपर जाती हैं। शुरू में टर्टल अपर हैंड लेता है और दियोक्यू को एक चोक होल्ड में फंसाता है, लेकिन दियोक्यू अपनी पूरी ताकत से फाइट बैक करता है और खुद को फ्री करता है। टर्टल एक बार फिर उसे आर्म बार में पकड़ता है, लेकिन पहला राउंड खत्म होने पर उसे रोकना पड़ता है। दूसरे राउंड में दियोक्यू विजिबली बेटर फॉर्म में है। वो कुछ पंचेस लैंड करने में मैनेज करता है, लेकिन एक बार फिर एक गियर चोक में फंस जाता है। सबके सरप्राइज के लिए वो दूसरी बार खुद को फ्री करता है। फाइनल राउंड में दियोक्यू अपर हैंड लेता है और उसे कई बार पंच करता है। वो तो अपने अपोनेंट को फाइट बैक करने का चांस भी देता है, लेकिन हर ब्लो के साथ उसे हवा में उड़ा देता है। जैसक आन के पास जाता है और उसे पैसे का एनवेलप देता है, जिसके साथ उसने दियोक्यू को ब्राइब किया था। आखिर में दियोक्यू मैच विन करता है उसकी गर्दन पर एक ब्लो से। क्राउड चीयर्स में इरप्ट होती है और होस्ट उससे पूछता है कि उसे कैसा लग रहा है। सबके सरप्राइज के लिए वो क्लेम करता है कि वो अब और लड़ना नहीं चाहता और चला जाता है। गू मिन उसके पीछे पीछे जाती है और उसे केज में वापस आने को कहती है, क्योंकि लाइव शो एंड नहीं हो सकता। सांगहुन क्लेम करता है कि अगर दियोक्यू विड्रॉ करता है तो उसे प्राइज मनी मिल जाएगी। गू मिन को आइडिया पसंद आता है, क्योंकि वो इसे ऐसे ब्रॉडकास्ट कर सकती है कि एक फ्रेंड पैसे चुनता है जबकि दूसरा फ्रेंड फ्रेंडशिप चुनता है। सांगहुन दियोक्यू के साथ पैसे आधे आधे बांटने का प्रॉमिस करता है। लास्ट सीन में हम दियोक्यू और सुबिन अरीना के बाहर चलते हुए देखते हैं। सुबिन अपने फादर पर प्राउड है इतना ब्रेव होने के लिए। उसकी वजह से वो अपनी पुरानी स्कूल वापस जाने का डिसाइड करती है ट्रांसफर्ड होने के बजाय।